नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी और मेरे साथ है शारिक खान। सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर की। 5 तारीख को यानी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद भूमि पूजन करने पहुंचेंगे। ये उस जगह की अयोध्या में जो राम मंदिर बनना है उसकी 3D तस्वीरें हैं जो अलग अलग एंगल से आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा। भूमि पूजन की तैयारियों के बीच राम मंदिर की जो ड्राइंग है वो सामने आ चुकी है और इस नई ड्राइंग में राम मंदिर को बेहद ऊंचे शिखर भी यहाँ पर इन तस्वीरों के जरिए देखे जा सकते हैं। आपको बता दें, राम मंदिर का जो पहला डिजाइन है वो 1985-86 में तैयार किया गया था। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान राम का ये मंदिर कितना भव्य होगा। और इसकी डिजाइन को देखते हुए आपको बता दें कि उन्हें मालूम था लोगों को कि श्रद्धालुओं की अपार भीड़ वहां आएगी, तो इसको देखते हुए अब कुछ बदलाव भी किए गए हैं। नए डिजाइन में मंदिर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को बढ़ाया गया है। मूल रूप से पहले की तरह ही रखा गया है जो डिजाइन है। मंदिर के नए डिजाइन के मुताबिक अब इसमें 5 शिखर होंगे। कि ये थोड़ा मंदिर को थोड़ा बड़ा रूप करके दिया जाए तो यात्रिकों को सुविधा रहेगी, दर्शन में आने जाने में भीड़ भाड़ कम होगी। उसको मेंटेन करना, लाइन से भी जाने देते हैं तो ठीक रहेगा। तो उस मद्देनजर सोचते हुए ये मंदिर में आगे ये नृत्य मंडप के आगे एक मंडप के बगल दाएं बाएं, मतलब नॉर्थ और साउथ में और फ्रंट में पूर्व दिशा में इसमें एक एक मंदिर बढ़ाया गया। अब वो मंदिर बढ़ाने से मंदिर की हाइट भी बढ़ाना जरूरी हो गया, वास्तु के हिसाब से, एलिवेशन के हिसाब से, भव्यता के हिसाब से। तो गर्भगृह के ऊपर भी एक मंदिर बढ़ा के फिर शिखर बनेगा। टोटल अभी ये मंदिर की हाइट हो जाएगी, पहले था 141, उसकी जगह अब 161 फीट उसकी हाइट हो जाएगी। और इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं राम मंदिर को लेकर चर्चा करने के लिए। अखिलेश, यहाँ पर 5 तारीख बताई जा रही है भूमि पूजन की। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या ये तय हो चुका है कि प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे? दूसरा, क्योंकि इसको लेकर हम जानते हैं राजनीति बहुत हुई है इस मंदिर को लेकर और ये कोर्ट में किस तरह से पूरा मामला चला था। ये मंदिर निर्माण अब 5 तारीख को भूमि पूजन होगा, तो कब तक इसके कंप्लीट होने की उम्मीद भी की जाए? 2020 चल रहा है, क्या ये 2020 अंदाज में ही बनेगा? बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि ये उसी अंदाज में बनेगा क्योंकि जो अगला लोकसभा चुनाव है 2024 का, माना जा रहा है कि उससे पहले इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 3 से 3.5 वर्ष का समय बताया गया है। आप जानते हैं कि जो उसके वास्तुकार हैं सोमपुरा, उनकी ओर से नया डिजाइन भी जो है वो आया है और कई विकल्प दिए गए थे जिसमें से कि अब ये वाला विकल्प उसको अंतिम रूप दिया गया है, जिसकी तस्वीर भी आपको हमने भेजी है। इसमें 5 गुंबद अब होंगे और 59 एकड़ में बना हुआ 5 गुंबद का ये अपने आप में सबसे बड़ा भव्य मंदिर पूरे दुनिया में रहने वाला है। जो हाइट है इसकी पहले कम थी, 141 फीट थी, अब इसको बढ़ा करके 161 फीट कर दिया गया है। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में सब जानते हैं कि श्रद्धालु वहां आएंगे, तो इस लिहाज से बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं भी की जा रही है। प्रांगण जो है वो अधिक विकसित किया जा रहा है। रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो ये पुष्टि हो चुकी है कि पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में रहेंगे। करीब 3 से 4 घंटे का उनका कार्यक्रम होगा। 11 बजे के करीब जो है जब ये कार्यक्रम जो है उसको दूसरा चरण आएगा, 8 बजे सुबह से शुरू हो जाएगा। आपको बताएं कि 3 तारीख से ही वैसे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। देश भर से अलग अलग साधु संत जो है वो अपनी ओर से शुरुआत इसकी करेंगे। इसके साथ ही जो 5 तारीख को मुख्य कार्यक्रम है, अभिजीत मुहूर्त जो होता है, जो कि करीब 12 बजे शुरू होता है, उस वक्त जो है पीएम मोदी अपनी ओर से एक चांदी की शिला को रखकर, आधारशिला में रख करके, नींव में रख करके उसके बाद इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आपको बताएं कि पीएम मोदी जब से नरेंद्र मोदी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, एक बार भी वो अयोध्या नहीं गए हैं और कभी भी उनके भाषणों में अयोध्या का जिक्र नहीं होता था। एक बार जब वो दशहरे पर लखनऊ गए थे, वहां जरूर उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए थे, लेकिन 2019 के चुनाव में भी जब वो प्रचार के लिए गए थे तो अयोध्या से कुछ दूर उन्होंने एक जनसभा की थी। कई लोग ये सवाल पूछते थे कि आखिर पीएम मोदी वहां क्यों नहीं जाते हैं, अयोध्या में राम मंदिर की बात क्यों नहीं करते हैं। बीजेपी नेताओं का यह कहना था कि वो शुरू से मानते थे कि इस मंदिर का जो नींव रखी जाएगी वो पीएम मोदी के हाथ से रखी जाएगी और 5 अगस्त को ऐसा ही होने जा रहा है। जी
जी अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो 5 अगस्त वो तारीख है जब भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राम मंदिर का। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगवाने के लिए विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। इस बीच सचिन पायलट कैंप ने कैविएट दायर कर सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उनका पक्ष सुने बिना कोई आदेश जारी न किया जाए। दरअसल स्पीकर ने 19 बागी विधायकों को अयोग्यता का नोटिस जारी किया था, जिसके खिलाफ पायलट खेमा हाईकोर्ट पहुंच गया था। इस मामले में 3 दिन सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला 24 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया था और स्पीकर से कहा था कि जब तक वो विधायकों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई ना करे। आशीष भार्गव हैं और हर्षा कुमारी सिंह हमारे दो संवाददाता हमारे साथ हैं। पहले आशीष, आपके पास आते हैं। ये सीपी जोशी की तरफ से ये याचिका दायर की गई है। अब सचिन पायलट खेमा भी पहुंच गया है कि कोई आदेश देने से पहले हमको भी सुना जाए और कल हाईकोर्ट का फैसला आना है। तो ऐसे में बीच का वक्त बहुत कम है और आज क्या क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में? क्या ये मामला इसमें लंबी सुनवाई चलेगी? जी देखिए, आज क्योंकि इंटरिम सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाए या ना लगाए, और आगे जो हाई कोर्ट कल फैसला देने वाला है उसको रोक लगाए या ना लगाए, तो बहुत लंबी सुनवाई की उम्मीद नहीं है। लेकिन एक संवैधानिक मुद्दा है, तो संवैधानिक तरीके से ही सुप्रीम कोर्ट संविधान को ध्यान में रखकर, अपने पुराने मामलों को ध्यान में रखकर ही इस मामले की आगे सुनवाई करेगा। तो निश्चित तौर पर एक अहम दिन है, खासतौर पर कांग्रेस के लिए, अशोक गहलोत के लिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या रोक लगाएगा, स्पीकर की याचिका पर हाई कोर्ट को रोक देगा। क्योंकि ये जो मामला है ये अपने आप में एक अनूठा मामला, इसलिए हम कहेंगे इसके फैक्ट और बाकी मामलों से अलग हैं। जो जितने भी मामले हम लोगों ने इस तरह के देखे, उसमें जो बागी विधायक थे वो सीधे तौर पर बागी थे, वो पार्टी के खिलाफ थे। लेकिन यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि हम सिर्फ अशोक गहलोत साहब के खिलाफ हैं, अपने नेतृत्व के खिलाफ हैं, हम पार्टी के साथ निष्ठा है। तो बहुत सारी ऐसे तथ्य हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस मामले में सामने आई हैं और इसमें हाईकोर्ट को भी काफी परेशानी होगी इस तरह का आदेश जारी करने में, क्योंकि ये एक संविधान पीठ ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट की ऐसा कोई कानून में ऐसा ले डाउन नहीं किया है, क्योंकि ऐसे मुद्दे कभी सामने नहीं आए थे। लेकिन बहरहाल इसी तरह की अदालतें इसीलिए बनी हैं कि जब इस तरह के मुद्दे उठे, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो इतना वास्ट है, इतनी सारी चीजें उसमें हैं कि उसको एकदम से इंटरप्रेट कर पाना, हर चीज को इंटरप्रेट करना संभव नहीं है। इसलिए एक प्रावधान रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पीठ ऐसे मामलों की व्याख्या करे कि संविधान जो बनाया जिन लोगों ने, उनकी मंशा क्या थी, अगर किसी प्रावधान को उन्होंने बनाया है तो। जी आशीष, हमारे साथ जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह हमारी सहयोगी भी हैं। हर्षा, यहाँ पर क्योंकि हाई कोर्ट जो है कल अपना फैसला सुनाएगा और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंच चुका है। इस दौरान जब तक कि हाई कोर्ट अपना फैसला 24 तारीख को कल उसको सुनाना है, जब फैसला सुरक्षित रख लिया था तब से लेकर अब तक दोनों ही खेमों में क्या कुछ गतिविधियां हुई हैं, आपने नोटिस किया हो, चाहे गहलोत खेमा हो चाहे फिर ये सचिन पायलट का? देखिए, सबसे पहले तो सचिन पायलट जो खेमा है वो बहुत नाप तोल के चल रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि अगर वो कुछ भी बोलते हैं पार्टी के खिलाफ तो उनको डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड्स मिल सकता है। इसलिए उनका जो पॉलिटिकल रेटरिक है बहुत टोन डाउन है। सिर्फ सचिन पायलट ने, जो मलिंगा ने उनके खिलाफ आरोप लगाए थे कि 35 करोड़ को उनको ऑफर किया गया था, उसके लिए उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है और 1 रुपया मांगा है और एक अपॉलॉजी मांगी है। तो सचिन पायलट कैंप से सिर्फ यही हुआ है। लेकिन दूसरी ओर एक बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल मैसेज मुख्यमंत्री ने भेजा है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। सीधा आरोप उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत पे लगाया है, जो उनके मंत्री हैं। कहा है कि सत्ता पक्ष ये सब कर रहा है कोरोना के टाइम, और ये भी कहा है कि शायद प्रधानमंत्री इन सब मामलों से अवगत नहीं है, इसलिए वो उनको लिखकर इसके बारे में अवगत कराना चाह रहे हैं कि आप मिसलेड हैं, ये उन्होंने कहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटिकली, क्योंकि जो पीएम है उनको कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है, ही इज द अपहोल्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तरह से ये चिट्ठी सीधा पीएम को लिखकर उनको बताना एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आगे जाके कोई ये नहीं कह सकता है कि हमको पता नहीं था कि राजस्थान में क्या हो रहा है। जी हर्षा कुमारी सिंह, आपका और आशीष भार्गव आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में इस पर कोई फैसला आता है, 11 साढ़े 11 के आसपास सुनवाई होगी, तब आपके पास वापस लौटेंगे।
ऑनलाइन लोन का धंधा इन दिनों काफी ज्यादा फल फूल रहा है। मोबाइल फोन में ऐप इंस्टॉल करके सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप और पता देने के कुछ ही मिनटों में लोन पास हो जाता है, लेकिन कई बार ये बहुत बड़ा सरदर्द भी साबित हुआ है। अगर आपने कर्ज नहीं चुकाया या फिर देरी की तो आपके गले में यही लोन फंदा बन जाता है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट आपके फोन में सेव दूसरे नंबरों पर फोन कर उन्हें भी परेशान करने लग जाते हैं। मात्र 5,000 से 25,000 रुपए के कर्ज के एवज में समाज और परिवार में कर्जदार की छवि दिवालिया बना देती है। मोबाइल फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट, फर्जी सीबीआई नोटिस और आधार और पैन कार्ड ब्लॉक करवाने की धमकी। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन लोन लेने वाले वो ज्यादातर कर्जदार इन दिनों ये सब झेल रहे हैं, जो लॉकडाउन की वजह से समय पर कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से मैं रीपेमेंट नहीं कर पा रही हूँ। एक मैं रिसोर्ट में जॉब करती हूँ और रिसोर्ट अभी तक चालू नहीं होते हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि रिसोर्ट ओपन होने के बाद, मेरी सैलरी होने के बाद मैं आपका रीपेमेंट करवा दूँगी, लेकिन वो मानते नहीं हैं। कॉल करते रहते हैं और गंदी गंदी गाली देते हैं, हरेसमेंट करते हैं, व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह भेजते हैं। पेमेंट नहीं करेंगे तो मैं आपके फ्रेंड्स में और कॉन्टैक्ट में फ़ोन करूँगा, ऐसे बोलते हैं। सारी कंपनीज़ हैं गूगल प्ले स्टोर में जो 7 दिन के लिए लोन प्रोवाइड करती हैं, और उसके साथ साथ ये कंपनी क्या करती हैं कि जब आपको इन कंपनियों से लोन लेना होता है तो ये इसमें एक ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट्स अलाउ करने के बाद ही ये कंपनीज हमको लोन देती हैं। उसके हिसाब से हमारा जो भी हमारे मोबाइल्स का जो भी डेटा है उन कंपनी के पास चला जाता है, जिसका ये बहुत ही गलत तरीके से मिसयूज़ करती हैं। तो ऐसा ही सीन मेरे साथ हुआ। वंस ड्यू डेट वाज जैसे ही निकल गया, उन्होंने डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स को कॉल करना चालू कर दिया, जिसमें मेरी मॉम, डैड, मेरी वाइफ, इवन मेरे मैकेनिक को वो कांटेक्ट करने लगे एंड दे हैव हरास्ड मी अ लॉट। आई टुक अ लोन, मैंने लोन लिया था 25,000 का, और उसके बाद जो पेनल्टी और लेट पेमेंट हुआ चार्ज 1 महीने के बाद वो हुआ 50,000 तक। तो आई हैड टू पे अराउंड 50,000। इस तरह के हजारों पीड़ित हैं। कुछ ने पुलिस को ईमेल और ट्वीट कर शिकायत भी की है, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं होते देख अब एक ऑनलाइन पिटीशन दायर करने की तैयारी है, जिसमें 2000 से ज्यादा पीड़ित अभी तक जुट चुके हैं। 2000 से ज़्यादा पिटीशन साइन हुए हैं, डिजिटल पिटीशन साइन हुए हैं, 600 से ज़्यादा हमारे पास कंप्लेंट दर्ज हुए हैं। गवर्नमेंट से मेरा ये निवेदन है कि कोई भी ऑनलाइन डिजिटल लेंडिंग ऐप्स उनके फेयर प्रैक्टिस कोड, आरबीआई के फेयर प्रैक्टिस कोड फॉलो नहीं किया गया है, जैसे कि इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट था इनका, डेटा हैकिंग, फेक लीगल नोटिस भेजना, फेक सीबीआई लेटर भेजना। जानकारों के मुताबिक ऑनलाइन लोन देने वाले ज्यादातर ऐप किसी न किसी एनबीएफसी से जुड़े हैं, लेकिन वसूली का इस तरह का तरीका अवैध है। लोन दिया है तो उसे वसूलने का उनका पूरा अधिकार है, मगर सही तरीके से। वो कभी सीबीआई के नाम की झूठी नोटिस देते हैं, कभी आरबीआई के नाम की झूठी नोटिस देते हैं, कभी पैन कार्ड, आधार कार्ड ब्लॉक करने की धमकी देते हैं, कभी रिश्तेदारों को फोन करके बदनाम करते हैं। ये पूरा अनइथिकल और गैर कानूनी तरीका है। इनके खिलाफ मामला बनता है और पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। कर्ज लिया है तो उसे चुकाना भी फर्ज है, लेकिन सामने वाले की कर्ज चुकाने की क्षमता देखे बिना उसे कर्ज देना और फिर वसूली के लिए अलग अलग अवैध हथकंडे अपनाना भी गलत है। इस तरह के मामलों में सरकार की चुप्पी भी बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है, क्योंकि जनता लॉकडाउन से ऐसे ही बेजार है। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो गया है टॉप 5 का। आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए और हम आपको ये 5 खबरें दिखा रहे हैं। इसमें से आप चुन सकते हैं कि वो कौन सी खबर है जिसे आप विस्तार से देखना चाहते हैं। तो टॉप 5 में सबसे पहली खबर है, आज भव्य राम मंदिर का नया डिजाइन तैयार हो गया है। माना जा रहा है 5 अगस्त को प्रधानमंत्री इसकी नींव रखेंगे। दूसरी खबर है, राजस्थान का संकट, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। स्पीकर सीपी जोशी ने हाईकोर्ट को फैसला देने से रोकने की अपील की है और साथ ही सचिन पायलट जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इसके अलावा तीसरी जो खबर है वो आपको बताएं, एलएसी पर कई इलाकों में अब भी डटी हुई है चीनी सेना और एक तरह से गतिरोध जो है वो यहां पर एक बार फिर से नजर आने लगा है। चौथी खबर है, कोरोना के जो मामले हैं भारत में वो 12 लाख के पार पहुंच गए हैं और आज सबसे ज्यादा 45,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा असम की बात करते हैं, जो लगातार बाढ़ की मार झेल रहा है और अब तक यहां पर 89 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 12 लाख लोग
प्रभावित हुए हैं। तो आप चुन सकते हैं कि वो कौन सी खबर है जिसे आप विस्तार से देखना चाहते हैं। हमारी कोशिश रहे कि दिन भर उसके हर पहलू को एनडीटीवी पर आप तक पहुंचाएं। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।